नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। किसानों को अनाज मंडी में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसी बात को लेकर जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों स्थानीय अनाज मंडी पहुंचे और यहां फसल बेचने आने वाले किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। जहां उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था करने के आदेश दिए, वहीं 3 सप्ताह में सीवरेज व्यवस्था को भी ठीक करने के आदेश दिए गए। को जिला उपायुक्त अनाज मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे। आने वाली बाजरे की फसल के लिए किए गए इंतजामों का निरीक्षण करने पहुंचे जिला उपायुक्त ने जहां किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के आदेश दिए, वहीं साथ ही आने वाली फसल के लिए पुख्ता इंतजाम करने के आदेश भी दिए ताकि आने वाले किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने मंडी में चरमराई सीवरेज व्यवस्था को भी 3 हफ्ते के अंदर अंदर दुरुस्त करने के आदेश दिए और शेड के नीचे रखी सरसों को भी जल्द से जल्द वहां से हटाने के निर्देश जारी किए। दिशा में दौरा के क्या कहेंगे? आज डीसी साहब ने जो बाजरा खरीद सीजन शुरू होना है उससे पहले एक बार मंडी का विजिट किया है आज जी, तो खरीद में कोई समस्या ना आए इसलिए मौके पर आकर उन्होंने खुद चेकिंग की है सारी चीज़ों की। तो क्या क्या कमियाँ पड़ी? इसमें मेन एक सीवरेज व्यवस्था की प्रॉब्लम पाई गई है और एक वेयर हाउस द्वारा यहाँ पे स्टैकिंग की गई है कुछ सरसों वगैरह की, वो 2 इशू उठाए गए जी मेनली। अभी बाजरे की खरीद कितनी तारीख से शुरू होगी? 1 तारीख से शुरू हो जाएगी जी बाजरा की खरीद सरकारी आदेश के अनुसार जी। लगभग 10,000 फार्मर्स के करीब रजिस्टर्ड है जी बाजरा के लिए। तो क्या लगता है कितना बाजरा आ जाएगा? ये तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते जी कितना का आएगा, वो तो जितना रजिस्ट्रेशन होकर वेरीफाई हो पाएंगे फार्मर्स का उतना ही आएगा जी माल। तो फिर उपायुक्त जी ने मंडी का दौरा किया, उसमें जो मंडी की समस्याएं थी उनके विषय में पूछा और उनको दूर करने का भी आश्वासन दिया। और आगे परचेज आ रही है गवर्नमेंट की, उसके विषय में यहाँ शेड वगैरह देखे हैं, अधिकारियों से बात की और मूल रूप से मंडी की कुछ समस्याएं सफाई के विषय में थी और कुछ सीवर बंद हैं मंडी के, उस विषय में थे। अधिकारियों को निर्देश दे के गए हैं कि इनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराएं। और मंडी में सरसों पड़ी है HWC की, उसको उठवाने के लिए कह के गए और 2 साल से पड़ी है, जिसकी वजह से 3 शेड प्रॉपर रुके हुए हैं और उनका दौरा अच्छा है, संभालते रहे अधिकारी, तो उससे काम भी होते रहते हैं। तो कितना टाइम का दिया गया है इन सब कामों को करने के लिए? लगभग 20 दिन के करीब तो ये कह रहे हैं कि सीवर वगैरह वाला आपका काम हो जाएगा और उठवाने का काम भी जल्द से जल्द करने के लिए कह रहे हैं। सुचारू व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये है कि जो 3 शेड है गवर्नमेंट ने 2 साल से रोक रखे हैं सरसों डाल के, उस वजह से अगर बाजरा आता है ज़्यादा बल्क में आ जाता है तो ज़मींदार को बाहर डालना पड़ता है, तो उसमें डैमेज होने की दिक्कत रहेगी। और साथ में ये मंडी ओपन मंडी है, उसमें कपास वगैरह भी आती रहती है, 12 मंडियाँ हैं, इसमें और फसलें भी डालने के लिए जगह चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द ये काम हो जाए तो उचित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुहिम फिट फॉर इंडिया मूवमेंट दौड़ का आयोजन बुधवार को सामान्य अस्पताल में किया गया। वर्ल्ड हार्ट डे पर आयोजित इस दौड़ में अनेक युवाओं ने भाग लिया और संदेश दिया कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक परिश्रम अत्यधिक जरूरी है। इस दौड़ को CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को फिट फॉर इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। इस शुरुआत का उद्देश्य देश के लोगों को शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए उन्हें संदेश देना था कि वे प्रतिदिन शारीरिक श्रम अवश्य करें। इसी मुहिम को लेकर आज भिवानी में दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर भिवानी के CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले धावकों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर रघुवीर ने कहा कि आज हमारे देश में दिल के मरीजों की संख्या 13 से 23 हो गई है। उन्होंने कहा कि शारीरिक श्रम काफी आवश्यक है और इसलिए इसे अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाने पीने पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम के बाद शपथ भी ग्रहण कराई गई, जिसमें युवाओं ने श्रम करने और गलत खान पान से बचने की शपथ ग्रहण की। हमेशा एक हेल्थी डाइट खाऊंगा, 30 मिनट फिजिकल वर्कआउट करूंगा
और फास्ट फूड से दूर रहूँगा। अच्छा भोजन का सेवन करूँगा और रात को सोने का सही टाइम टेबल बनाऊँगा। मतलब कभी भी स्मोकिंग नहीं करूँगा। धूम्रपान सिविल हॉस्पिटल भिवानी की तरफ स्वागत करें और साथ में डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर विनोद पवार जी, डॉक्टर सभी अधिकारीगण कृपा हरिजन के नगर मंडल को दिखाते हुए और साथ में जिले के अधिकारीगण। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत ही फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 आज हमने सेलिब्रेट किया है। ये जो प्रोग्राम है हमारा 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं। इसका सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे, दिनचर्या में बदलाव लाते हुए कहीं पर भी जगह मिले, कहीं पर भी समय मिले, वो रन करे। इस रन की एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हमने एक ये रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम ये अवेयरनेस करवाना चाहते हैं, जो आदमी फिट होना चाहता है उसके लिए एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। वो फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ हमारे को फिट रहने में ही सहायता नहीं करती है, फिट फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली में भी इसका बड़ा योगदान है। इसके द्वारा जो हमारे जो फिट इंडिया के माध्यम से इसकी एक्टिविटीज़ स्कूल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ऑर्गेनाइज की गई है। दूसरा इसका मकसद ये भी है कि जो हमारे इंडिजीनियस जो स्पोर्ट हैं गांव लेवल पर, विलेज में जो पुराने जो हमारी खेल होते थे, बाहर के कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी और आउटडोर के गेम होते थे, उनको बढ़ावा देना है। ये फिट इंडिया के माध्यम से फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो इसमें एक हमारे डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बड़ा महत्व है कि जो हमारे कार्डियोवास्कुलर जो केस हैं पिछले 20 साल में 23% से 37% की उनकी संख्या बढ़ गई है। तो 23% से 37% इनकी संख्या बढ़ने से हमारे जो कार्डियोवास्कुलर की जो इवेंट की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और अकेला कार्डियोवास्कुलर इवेंट की जो डिजीज़ का कारण है उसकी भी मृत्यु दर इसमें भारत में काफ़ी हाई है। तो हमारा ये उद्देश्य है, सरकार का एक ये प्रोग्राम बनाया था 29 अगस्त 2019 को, जिसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। तब से लेकर के फिट इंडिया फ्रीडम ये उत्सव मनाया जा रहा है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल जो प्रचलन बना हुआ है पैक्ड फूड का, उससे हम बचें। हमारा जो पुरानी संस्कृति है, देसी खाना आता है हमारे घर का बना हुआ, जो हमारे उपलब्ध होते थे। खिचड़ी होती थी, दलिया होता था, मिक्स ग्रेन की हमारी रोटियां होती थी, दही होती थी। वो उनसे हम हट करके ये पिज़्ज़ा, बर्गर और पैक्ड फूड जो हम ब्रेड है ये खाने लगे। इसके खाने से, क्योंकि इसमें जो होते हैं हाई कंसंट्रेटेड ये साल्ट होते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, वो हमारा डायबिटीज़ को भी बढ़ावा देती है, हाइपरटेंशन को भी बढ़ावा देती है, हार्ट अटैक में भी बढ़ावा देती है और अदरंग में भी इसका बड़ा नुकसान होता है। और कुछ इंग्रेडिएंट जो हम इसमें, क्योंकि आप देखते होंगे जो पैक्ड फूड है वो उनकी जो एक्सपायरी होती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और वो पैक्ड के लिए जो हम पैकिंग उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कंपनियां अलग अलग उसको प्रिजर्वेटिव और कंजर्वेटिव का यूज़ करती है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, जीआईटी सिस्टम में बड़ा नुकसान उसका पहुंचता है। वो बीमारियां ही नहीं, वो कैंसर का भी कारण बनती हैं। महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह 10 दिन तक चलेगा और इस दौरान जिले में प्रतिदिन अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह कहना था सभा के प्रधान संदीप अग्रवाल का। इसी कड़ी में द्वारकाधीश गौशाला में गौ माताओं के लिए गुड़ और दलिये की सवामनी अर्पित की गई। प्रति वर्ष की तरह जयंती में
भव्य तरीके से आयोजन किए जाएंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन जयंती शहर में जोर शोर से मनाई जा रही है। जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज दूसरे दिन सभा द्वारा द्वारकाधीश गौशाला में गौ माता को सवा मणि अर्पित की गई। इस अवसर पर सभा के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गौ माता को गुड़ और दलिया खिलाया। सभा प्रधान संदीप अग्रवाल ने बताया कि अग्रसेन जयंती समारोह 10 दिन तक चलेगा और इस दौरान अनेक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और धूमधाम से महाराजा अग्रसेन जयंती मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि समारोह के दूसरे दिन यानी आज शाम को ही सभा सदस्य अपना घर आश्रम जाएंगे और वहां रहने वाले असहायों के साथ रात्रि भोजन ग्रहण करेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय कार्यक्रम कल से प्रारंभ हुए थे। कल वैक्सीनेशन कैंप लगाया था। आज गौ सेवा का एक कार्यक्रम रखा हुआ है। महाराजा अग्रसेन का जो सिद्धांत था 1 रुपये 1 ईंट और सबको बराबरी का, उसी को अनुरूप 10 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे। आज शाम को अपना घर आश्रम में असहाय पीड़ित मानवों के साथ परिवार मिलन का कार्यक्रम रखा हुआ है। उसके बाद उर्मासी कल्याण आश्रम में बच्चों के साथ जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं उनके साथ कार्यक्रम रखा हुआ है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सुबह गांधी जयंती महोत्सव और शाम को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हर वर्ष भी आती है, इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन जी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जिस कड़ी में आज गौशाला में सवा मणि का प्रोग्राम है। उसके बाद शाम को अपना घर आश्रम में ऐसा है बंधुओं के साथ प्रभु के साथ सहभोज का प्रोग्राम है, जो आज शाम को ही अपना घर आश्रम राय मंदिर दादरी गेट में। किस प्रकार की प्रेरणा को लेकर चले? प्रेरणा महाराजा अग्रसेन जी के वंशज है, उन्हीं की प्रेरणा से ये सारी प्रोग्राम चल रहे हैं अग्रवाल सभा द्वारा, अगर समाज द्वारा। प्रदेश भर में सीएम फ्लाइंग एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आई। सीएम फ्लाइंग ने अनेकों जिलों में एक साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में छापेमारी की। इस कार्यवाही में गैर हाजिर मिलने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही के लिए लिखा गया। इस छापेमारी का उद्देश्य था कि जो लोग यहां अपने कार्य के लिए आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कुछ जी तोड़ के मेहनत से तो कुछ तरह तरह के हथकंडों से सरकारी बाबू तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही कुछ सरकारी बाबू ऐसी नालायकी और लापरवाही पर उतर आते हैं जैसे मोटी पगार पाने के बाद भी इन्हें काम करना पाप सा लगने लगता है। कोई बाबू कुर्सी पर नहीं बैठता तो कोई कार्यालय आना जरूरी नहीं समझता, जिसके चलते लोगों को काम कराने के लिए घंटों इंतजार के बाद कई बार तो वापसी खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। जनता की इसी परेशानी को देखते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक साथ हरियाणा के कई जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में रेड मारी। जैसे ही सीएम फ्लाइंग भिवानी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची और हाजिरी रजिस्टर चेक करना शुरू किया तो हड़कंप सा मच गया। सीएम फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर आजाद ढांडा ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में तैनात 48 में से 35 कर्मचारी हाजिर दिखाए गए थे, लेकिन उनमें से 7 कर्मचारी अपनी सीटों से गायब थे। उन्होंने बताया कि आधे घंटे की चेकिंग के दौरान गैर हाजिर 7 में से 5 कर्मचारी तो पहुंच गए, लेकिन 2 फिर भी नहीं आए। उन्होंने बताया कि इन 2 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। निश्चित तौर पर मोटी पगार पाने वाले और काम धेले का ना करने वाले ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी को लाइन पर लाने के लिए ऐसी रेड और निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी है। ये सब अगर समय समय पर होता रहे तो जनता को परेशानियों का सामना ही ना करना पड़े। आज सीएम फ्लाइंग के जो हमारे डीएसपी संदीप गोलिया जी रोहतक बैठते हैं, वो 5 डिस्ट्रिक्टों पर लगे हुए हैं और पूरी रेंज को रोहतक रेंज बोला जाता है। हमने पूरी रोहतक रेंज में अपनी टीमें बनाकर सीएम फ्लाइंग की डीओ ऑफिस में छापामारी नहीं है, ये एक चेकिंग है, औचक निरीक्षण जिसको बोलते हैं। क्योंकि कर्मचारियों में एक आदत पड़ी हुई है कि 9 बजे का ऑफिस है, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, 11 बजे तक शिकायतें मिलती हैं कि भाई पब्लिक परेशान रहती है और कर्मचारी टाइम पर अपनी सीट पर नहीं मिलते। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चेकिंग की गई थी, औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें वहाँ पर हमने रजिस्टर चेक किया उनका। तो 9:30 बजे तक हमने सोचा कि रिलीफ आधा घंटे तक चलो आदमी आगे पीछे हो सकता है, कोई बस लेट हो जाए, कोई आदमी कितने चला जाए। लेकिन 9:30 बजे जब हमने उनको चेक किया तो उनकी 48 लोगों की वहाँ हाजिरी होनी चाहिए, जिसमें से वो 35 लोग हाजिर मिले। कुछ लोग ओएसडी कोई छुट्टी थे
लेकिन 7 आदमी उनके गैर हाजिर मिले। जो 10 बजे तक हमारी चेकिंग चली आधा घंटा, उस दौरान 5 आदमी उनके हाजिर आए, जिसमें से 2 आदमी फिर भी गैर हाजिर रह गए। तो ये एक नसीहत देने के लिए दूसरे डिपार्टमेंटों को भी एक शिक्षा जाती है कि भाई टाइम टेबल पर सरकार जब ये चाहती है, पारदर्शी चाहती है सरकार, और पारदर्शी कार्य हो, पब्लिक को परेशानी ना हो, तो आपको दिए हुए समय पर आप कार्यालय आए। हमारा मोटिवेट ये था। सरकार भी यही चाहती है कि समय समय पर चेकिंग होती रहे, ताकि दूसरे विभागों को भी नसीहत मिले और टाइम पे काम करें, पब्लिक किसी तरह की परेशानी ना हो। डन सर। हुण सारे काम होण सुपर स्पीड नाल, मैं भी खुश ते मेरा बॉस भी खुश। थैंक यू नेट प्लस। परिवार खुश ਹੁੰਦਾ है टेस्टी खाना खा के, ते मैनू खुशी मिलती है इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ खुश देख के। थैंक यू नेट प्लस। इंजॉइंग मूवीज, वैब सीरीज ते होर भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट, ते वो भी बिना बफरिंग तो। थैंक यू नेट प्लस। बनेगा हर घर खुशियां दा घर, नेट प्लस ब्रॉडबैंड दे नाल। विद्यार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए उनके दाखिले के लिए फिजिकल काउंसलिंग के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यह कहना था महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गाबा का। उन्होंने बताया कि परिणाम की प्रतिशतता के आधार पर काउंसलिंग करवाई जा रही है और बच्चों की अधिक संख्या को देखते हुए सीट्स बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बुधवार को हांसी रोड स्थित महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय में बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष की खाली रह गई सीटों की फिजिकल काउंसलिंग का आयोजन किया गया। जिन बच्चों का दाखिला किसी भी महाविद्यालय में नहीं हुआ, वे बच्चे हजारों की संख्या में महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। महाविद्यालय प्रशासन की ओर से बच्चों की भीड़ को देखते हुए फिजिकल काउंसलिंग करने के पुख्ता प्रबंध भी किए गए। वहीं इस बारे में महाराजा नीमपाल सिंह राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गाबा ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार खाली रह गई सीटों पर आज ओपन काउंसलिंग कराई गई है। जो लेफ्ट ओवर सीटें हैं जो कॉलेज ने फिजिकल काउंसलिंग के द्वारा भरनी है, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है और आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की एडमिशन कमेटीज़ बना दी गई हैं। जो भी बच्चे आए हैं उनकी अटेंडेंस और डिसिप्लिन कमेटी अपना काम कर रही है और बच्चों की अटेंडेंस लगने के पश्चात जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसको हम ऑनलाइन जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे और मेरिट आने के पश्चात ऑनलाइन ही फीस भरी जाएगी। और जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सब के लिए जिस कमरे में बैठने की उचित व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और एडमिशन कमेटी अपना सुचारू ढंग से ऐसा है वो तो अभी डेटा आने के बाद देखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे विधायक जी पहले भी कोशिश करते रहे हैं और इस साल भी हम कोशिश करेंगे कि 10 या 20% सीटें हम बढ़ाने के लिए सिफारिश करेंगे। और अगर सरकार ने हमारी संख्या जो हमें चाहिए अगर वो मान ली तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमारी भरपूर प्रयत्न रहेगा कि सीटें बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो सके। हमारी कोशिश तो यही रहेगी। कल शाम तक आउट हो जाएगी जो आज है और यदि फिर सीटें बचेगी तो दोबारा फिर काउंसलिंग करेंगे। ये प्रक्रिया भी 5-6 दिन तक लगातार चलती रहेगी जब तक सीटें पूरी नहीं होती। और समय समय पर जो भी दिशा निर्देश हमें हमारे हायर एजुकेशन से मिलेंगे उनको हम फॉलो करते हुए अपनी सीटें बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों की भीड़ को देखते हुए वे उच्च शिक्षा विभाग अधिकारियों से संपर्क स्थापित करके प्रत्येक विषय की सीट बढ़वाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस दौरान महाविद्यालय का पूरा स्टाफ विद्यार्थियों की फिजिकल काउंसलिंग करवाने में तत्पर रहा। वहीं विद्यार्थियों का भी निजी महाविद्यालय के अलावा राजकीय महाविद्यालय में दाखिला लेने का अच्छा खासा रुख नजर आया। फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए जो सेकेंड लिस्ट आई थी उस लिस्ट में काफ़ी ऊँची परसेंटेज रही, क्योंकि विद्यार्थियों ने अब की बार काफ़ी परसेंटेज गेन की है। और सेकंड लिस्ट के बाद महाविद्यालय में फिजिकल काउंसलिंग के लिए आदेश आए हैं और उसमें सबसे पहले ये है कि जो विद्यार्थी सेकंड लिस्ट के बाद रह गए थे उनकी डिपार्टमेंट के द्वारा वेटिंग डाली गई है। उन विद्यार्थियों को फ़िलहाल कंसीडर किया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों के द्वारा 6 सितंबर तक फॉर्म जमा कराए गए थे उन विद्यार्थियों की लिस्ट वेटिंग लिस्ट के रूप में डाली गई है और वेटिंग लिस्ट आज भी महाविद्यालय में 12:30 बजे तक विद्यार्थी अपने फिजिकल काउंसलिंग के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद दोपहर 2:30 बजे
आज जिन बच्चों के द्वारा फिजिकल काउंसलिंग में हिस्सा लिया गया है उनकी वेटिंग लिस्ट में से एक लिस्ट लगाई जाएगी, जिससे कि विद्यार्थी अपनी फीस जमा करा के प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सूचित कर दूं कि कल भी राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में सुबह 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक फिजिकल काउंसलिंग होगी। जो विद्यार्थी अपने फॉर्म को एडिट नहीं करा पाए हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने फॉर्म को एडिट करा के कि महाविद्यालय की कोई चॉइस में चेंज करना है या सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन करके अपने फॉर्म को एडिट करा के या एडिट करके वो कल 12:30 बजे तक महाविद्यालय में अपना फार्म जमा करा के अपनी फिजिकल काउंसलिंग में हिस्सेदारी दर्ज करा सकते हैं। बुधवार को नगर के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यहां होने वाली डांस और रागिनी प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राएं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। भिवानी के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को जिला स्तरीय फेस्ट 2021 का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रहे। कार्यक्रम में 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। आज 3 प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए गए, जिसमें डांस प्रतियोगिता, रागिनी प्रतियोगिता और सोलो डांस प्रतियोगिता शामिल रही। इस प्रतियोगिता में 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और जो भी विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उन्हें आने वाले समय में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भिवानी का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। जिला स्तर का सांस्कृतिक प्रोग्राम है कल्चरल फेस्टिवल, जिसमें आज कक्षा 6 के बच्चे जो खंड शिक्षा कार्यालय से चयन होके आए हैं उन बच्चों की पार्टिसिपेशन हुई है। 3 प्रकार के प्रोग्राम चले हैं। एक तो ग्रुप डांस था, एक रागिनी कंपटीशन और एक सोलो डांस। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो खंडों से चयनित हो गया है बच्चे वो भाग ले रहे हैं और हम जिला स्तर का कार्यक्रम करवा रहे हैं। इनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो टीमें छाटेंगे और जो टीमें छटेंगी वो आगे राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेंगे। आपने खुद देखा है कि बच्चे कितने उत्साहित हैं। कोविड के बाद बच्चे डिप्रेशन में भी आए थे और एक हमारे PGIMS ने स्टडी करवाई है कि बच्चों में ऑटिज़म की भावना बढ़ रही है, बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं और उनसे बाहर निकालने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। कल्चरल इवेंट में बच्चों ने भाग लिया है, कितने खुश हैं। आज का कार्यक्रम 6ठी से 8वीं बच्चों का कल्चरल फेस्ट 2021 सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। विभाग की ये पहल बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व में सार्थकता का काम करेगी। आज का बच्चा केवल शिक्षा के ऊपर केंद्रित ना रहे बल्कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और हमें संस्कृति से जुड़े हुए बच्चे चाहिए। हमारा देश तो संस्कृत प्रधान है और संस्कृति के अनुसार ये सार निकल के आया है कि बच्चा न केवल किताबी शिक्षा ले, न केवल किताबी ज्ञान ले, न केवल किताबी कीड़ा बने, बल्कि साथ में कला विनोद भी उसके जीवन में आए ताकि उसमें पॉजिटिविटी बढ़े, उसमें एनर्जी लेवल बढ़े। एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो शिक्षा भी बढ़ेगी, सुधार भी बढ़ेगा, उसका मानसिक विकास भी अधिक होगा। वो अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए एक सार्थक वस्तु स्थिति में कार्य करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात हो। बुधवार को इंसो के जिला अध्यक्ष सेठी धनाना के नेतृत्व में आए छात्रों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर CBLU का घेराव किया और छात्रों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की। इस संदर्भ में उन्होंने CBLU की परीक्षा शाखा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय के उप कुलपति को एक ज्ञापन भी सौंपा। छात्रों की समस्या और उनके समाधान की मांग लेकर इंसो हमेशा से ही संघर्षरत रही है। इसी कड़ी में बुधवार को इंसो जिला अध्यक्ष सेठी धनाना के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में CBLU का घेराव किया और छात्रों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के उप कुलपति को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान इंसो पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि देश भर में CBLU से ज्यादा लापरवाह परीक्षा ब्रांच और विश्वविद्यालय किसी की नहीं है। इस दौरान इंसो ने UG कोर्सेज में
दाखिला सीटें 20% बढ़ाए जाने, आयोजित की गई विभिन्न परीक्षाओं का परिणाम जल्द जारी करने, दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने और दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोले जाने सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनसे पहले भी छात्रों की समस्याओं को लेकर CBLU प्रशासन को अवगत करा चुकी है, लेकिन फिर भी छात्रों की समस्या ज्यों की तो बनी हुई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के VC ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 3 से 4 दिन में इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। छात्र संगठन हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और समय समय पर छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करता है और आज भी उस संघर्ष की कड़ी में इंसो छात्र संगठन द्वारा विद्यार्थियों की जो मुख्य समस्याएं उनको लेकर VC साहब को ज्ञापन दिया गया और जो हमारी मुख्य समस्याएं थी, जैसे अभी ग्रेजुएशन कोर्सेज के एडमिशन चल रहे हैं, उनकी 20% सीटें बढ़ाई जाएँ। कल और आज ओपन काउंसलिंग के नाम पर एक छात्रों के साथ भद्दा मजाक किया गया। कभी साइट बिजी आ रही है, कल ओपन काउंसलिंग हुई थी वो नहीं हुई, आज का टाइम दे दिया, आज भी साइट बिजी आ रही है। तो हमने VC साहब से रिक्वेस्ट की कि आप ये चीज तक हमारे मांग को पहुँचाएँ और ओपन काउंसलिंग का एक दिन छात्रों को दोबारा से मिले और साइट बिजी जो आ रही है उससे संबंधित जो परेशानी है वो भी दूर की जाए। यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर में काफ़ी विद्यार्थी मुझे और मेरे सहयोगियों से मिले। उनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि रिजल्ट को सही समय पर निकालना और जो एडमिशन की समय अवधि है उसको कुछ बढ़ाना और कुछ एडमिशन्स के लिए अतिरिक्त सीटों को क्रिएट करना ताकि बच्चों को डिफ़िकल्टी ना आए। इन तीनों बातों पर हम सहानुभूतिपूर्वक इसको सारे विषय को चर्चा करेंगे और इनका समाधान भी निकालेंगे। रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकलेंगे, सही तरीके से निकलेंगे और हमारी जो एग्जामिनेशन ब्रांच है उसने ज़्यादातर रिजल्ट निकाल भी दिए हैं। यदि कोई होगा कोई पेंडिंग उसको भी जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाएगा ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। कॉलेज की सीटें बढ़ाने का काम DHE को है और हम यहाँ पर इनके बच्चों का जो ये ज्ञापन हमें दिया गया उसको हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। और जहाँ तक विश्वविद्यालय का संबंध है, हम अपना नया कैंपस परिसर इस सत्र से वहाँ क्लासेस कुछ डिपार्टमेंट की लगनी शुरू हो जाएंगी और वहाँ पर काफ़ी स्पेस होगा, वहाँ पर बच्चों को कुछ अतिरिक्त सीटें भी हम उनके लिए बढ़ाएंगे। ITI में विभिन्न ट्रेड्स में दाखिला लेने वाली छात्राओं को नए सत्र से 500 रुपये प्रति माह प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह कहना था ITI के प्राचार्य अनिल यादव का। इस बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इस तरह की योजनाओं से छात्राएं स्वावलंबी बनेंगी और हर तरह के ट्रेड्स में दाखिला लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकेगा। अब ITI में विभिन्न ट्रेड्स में दाखिला लेने पर छात्राओं को 500 रुपये प्रति महीना प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जब इस बारे में हांसी रोड स्थित ITI के प्रिंसिपल अनिल यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस नए सत्र से जो छात्राएं ITI में विभिन्न ट्रेड्स जैसे कि टर्नर, इंजीनियरिंग वर्कर्स और मशीनरी की हार्ड ट्रेड हैं उनमें दाखिला लेंगी तो सरकार द्वारा उन्हें प्रति मास 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे छात्राओं को अपनी प्रयोगशाला बनाने या घर पर कोई मशीन का पार्ट लाकर उससे सीखने में आसानी होगी। वहीं छात्रा मनीषा ने बताया कि हरियाणा सरकार के इस प्रकार की पहल से छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा और इस पहल से अब जटिल ट्रेड्स में भी छात्राएं दाखिला लेने के लिए अपनी रुचि दिखाएंगी। अनिल कुमार यादव, गवर्नमेंट ITI भिवानी। सरकार के द्वारा अभी ITI के एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। हमारे विभाग के द्वारा 16 तारीख से और 30 तारीख तक एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। सभी बच्चों से जो एलिजिबल हैं उनसे ये निवेदन है मेरा कि वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, चॉइस के अनुसार जिन जिन ट्रेडों में ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेकर अपना एडमिशन लेना सुनिश्चित करें। डेट एक बार फिर दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ, 16 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 30 तारीख तक, अभी तक जो हमें मैसेज मिला है 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। इसमें एक विशेष चीज़ अब की बार सरकार के द्वारा की गई है, खासकर छात्राओं के लिए, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन लेंगी बच्चियाँ इंजीनियरिंग कोर्सों में, जो ट्रेड्स इंजीनियरिंग के हैं जैसे मशीनिस्ट है, वेल्डर है, टर्नर है, फीटर है, इस प्रकार के जो ट्रेड हैं उन ट्रेडों में जो गर्ल स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगी उनको सरकार की तरफ से 500 रुपये प्रति माह एक प्रोत्साहन के रूप में राशि मिलेगी। 500 रुपये लिए वो ट्रेनर कई उसके ट्रेडों के हैं, इंजीनियरिंग ट्रेडों
500 रुपये का बेनिफिट, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। जी, अब की बार हरियाणा सरकार जो ITI में छात्राएं एडमिशन लेंगी, जैसे टर्नर वगैरह इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, उनमें 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। नगर के BTM चौक स्थित बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अधिकारियों के प्रति अपना रोष जताते हुए जोरदार नारेबाजी की। इन कर्मचारियों का कहना था कि उनकी मांगों की तरफ अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो उन्हें अपना आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। भिवानी के BTM चौक स्थित बिजली दफ्तर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों के रवैये के प्रति कर्मचारियों में काफी रोष देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिजली निगम के कर्मचारी अधिकारियों से काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी ACP के केसों का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह भी समस्या दे रही है और वो अधिकारी सरकार द्वारा लागू सेवा का अधिकार नियम लागू करके कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उन्होंने मांग की कि अगर एक्शन इनकी मांगों को पूरा नहीं करते तो ये अपना आंदोलन तेज करेंगे और अपने धरना प्रदर्शन को अनिश्चित काल के लिए शुरू कर देंगे। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों से मांग की कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कुमार सांगवान, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सर्कल सेक्रेटरी भिवानी। कर्मचारियों की मांगों को लेकर के हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबर वन के साथी काफ़ी दिनों से लंबे समय से एक्शन बातचीत करता है, लेकिन कर्मचारियों के कामों में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं लेता। कर्मचारियों के लंबे समय से ACP वगैरह के केस हैं, लीव इनकैशमेंट का है, कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में है, काफ़ी इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर एक्शन साहब कभी किसी कर्मचारी को बुला करके प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। सेवा का अधिकार नियम में हमने बार बार SC साहब से भी ये बात करी है, अगर आप ये चीज़ तो लागू कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को जो सुविधा देने वाले हैं उस चीज़ की तरफ आप कोई ध्यान नहीं कर रहे। उस चीज़ को तुरंत लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों को वो सुविधा भी दी जाए और उसके बाद ऐसे नियम लागू करे जाए, लेकिन इनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है। काम के प्रति कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं सबरवन यूनिट प्रधान नरेश सांगवान। हमने एक्शन साहब को 16 तारीख को ज्ञापन दिया था कर्मचारियों की मांगों के लिए, लेकिन उन्होंने बातचीत करना यूनियन से ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद हम 24 तारीख को नोटिस दे के गए कि बुधवार को आपके कार्यालय पर धरना करेंगे या तो आप यूनियन से बातचीत करें, लेकिन उसके बाद भी एक्शन साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमें आज जो हमारा ये धरना है वो हमें एक्शन साहब के विरुद्ध यहाँ लेके आए हैं। सारी जो हमारी सबरवन की यूनिटें हैं, बैल डिगावा, जो ये यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हैं। कर्मचारी रोज़ाना अपने छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ भाग के आते हैं। ऊपर से जो RTS है, जो सेवा अधिनियम है, उसके तहत कर्मचारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है काम के लिए। तो दोनों स्थितियों में मर कर्मचारी रहा है ना उसके काम हो रहे। कच्चे कर्मचारी ज़्यादातर विभाग में आधे से ज़्यादा कच्चे कर्मचारी हैं, न उनको समय पर वेतन दिया जा रहा। SC साहब को 26/8 को SC साहब ने आदेश किया था कि जुलाई माह की तनख्वाह रोकी हुई है कर्मचारियों की, जिनके कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मामला है, उनकी जारी की जाए। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।